हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अपने अध्याय चैप्टर 6 में बेसिकली श्वसन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है तथा पौधों में श्वसन का प्रकार क्या है। तो बच्चों, श्वसन जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जैसे ही इस प्रक्रिया का नाम आता है हमारे मन में एक भ्रम भी पैदा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि श्वसन जो है दो तरह का होता है, एक श्वसन तथा दूसरा कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो हमें इस टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके सीखते हैं श्वसन तथा कोशिकीय श्वसन। तो यदि केवल श्वसन कहा जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि सांस लेना और छोड़ना। जैसे बच्चों, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, यह शरीर विज्ञान के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है। जब हम सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन को नाक के द्वारा अंदर खींचते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जबकि कोशिकीय श्वसन, जिसे भी केवल श्वसन कहा जा सकता है, ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक प्रतिक्रिया होती है। यह प्रक्रिया जीवों की कोशिकाओं के अंदर होती है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा तथा जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है, कि श्वसन में सिर्फ ऑक्सीजन का अंदर आना या कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यहाँ तक हम लोग इसे सीमित नहीं रखेंगे। हमें बेसिकली अध्ययन क्या करना है कि जो श्वसन होता है, ठीक है, वो हमारी कोशिकाओं में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्वसन तथा कोशिकीय श्वसन को समझने के लिए हमें क्या करना है कि दोनों प्रक्रियाओं को एक एक करके समझना होगा। ठीक है, तो श्वसन से तात्पर्य का सही मतलब ये होता है कि कोशिकीय श्वसन, ठीक, सिर्फ ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये श्वसन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो श्वसन अर्थात कोशिकीय श्वसन की परिभाषा को हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप रिस्पायरेशन कहते हो, और जब ऑक्सीजन को सिर्फ ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हो, तो इंग्लिश में इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चल के हम लोग ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में अंतर को भी समझेंगे। ठीक, बट अगर हमसे कोई पूछता है श्वसन, ठीक है, रिस्पायरेशन, तो इसका मतलब ये है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो श्वसन की प्रक्रिया है बच्चों, वो कोशिका के अंदर होती है, और इस प्रकार में एक रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें जीवों द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों से जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। और इस प्रतिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट जो भोजन से प्राप्त होता है का ऑक्सीकरण होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इस प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो है विभिन्न जैव प्रक्रम को संपन्न करने में किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह कितने चरणों में होती है। तो बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में क्या होता है कि हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन के रूप में, उसमें ग्लूकोज जो है उसका विघटन पायरुवेट अम्ल में होता है, और ग्लूकोज के अणु में कार्बन के, जैसा कि हम जानते हैं, 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला जो होगा C6H12O6 होते हैं, तथा पायरुवेट अम्ल में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, और यही जो है दोनों ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव्य में जो है होता है। ठीक है, और यहीं पर ऊर्जा का प्राप्ति हमें होता है, और इसी ऊर्जा से हमारा शारीरिक जो भी शरीर में जो हम शरीर के माध्यम से जो वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है ना, इसी ऊर्जा के वजह से हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। दूसरे चरण में पायरुवेट अम्ल का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल में होता है, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, और यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में भी होता है।
या पायरुवेट का विघटन यह प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होता है और इस प्रक्रिया में पायरुवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। तो बच्चों हम लोगों के शरीर में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो भी दो प्रकार से होती है, ठीक है। एक को इंग्लिश में हम लोग एरोबिक बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, और दूसरा जो होता है एनारोबिक होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो बच्चों जब आप दौड़ते हैं, धूपते हैं, ठीक है, खेलते कूदते हैं, तो हमारे शरीर में, ठीक है, उस समय जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, एनारोबिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का भी फॉर्मेशन होता है। यही लैक्टिक अम्ल के वजह से बच्चों हमारे जो पैरों में काफ़ी दर्द होता है जब आप दौड़ते हो, ठीक है। और फिर जब दौड़ के आते हो तो उस जगह पर अगर मालिश किया जाता है तो ये लैक्टिक अम्ल जो है पूरी तरह से फिर शरीर में फैल जाता है और फिर हमें धीरे धीरे हमारे शरीर से दर्द जो है गायब हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जब भी हम लोग कोई एक्टिविटी वाला वर्क कर रहे हैं, जैसे कि जब आप अपने शरीर से काइनेटिक, अपनी शरीर की पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा से जब आप गतिज ऊर्जा लेते हो और गतिज ऊर्जा से कोई कार्य करते हो तो उस दौरान ज़्यादातर हमारे शरीर में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उस दौरान ही लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, और एक जगह पर लैक्टिक अम्ल काफ़ी जमा हो जाने की वजह से हमारे शरीर में या हमारे शरीर के कुछ पार्ट में दर्द हमें महसूस होता है, ठीक है। तो पायरुवेट का विघटन जो होता है बच्चों वो एक्सोथर्मिक होता है, अतः इससे ऊर्जा निकलती है और इससे प्राप्त ऊर्जा एटीपी, जिसको हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। जैसे कि जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान तकरीबन 38 एटीपी ऊर्जा बनती है हमारे शरीर में, और जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इस दौरान हमारे शरीर में 2 एटीपी ऊर्जा बनती है, जिस ऊर्जा को लेकर हम अपने शरीर के द्वारा कोई भी कार्य करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो यह श्वसन का प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के अंदर होती है तथा इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इससे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, तो हम लोग नाम देंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो विभिन्न जीवों में श्वसन की प्रक्रिया विभिन्न तरह से संपन्न होती है। जैसे कि श्वसन की प्रक्रिया के आधार पर अभी मैंने आपको बताया था 2 प्रकार से, एक अवायवीय श्वसन जिसको इंग्लिश में हम लोग ने एनारोबिक कहा, और दूसरे वायवीय श्वसन जिसको हम लोगों ने इंग्लिश में एरोबिक कहा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें बहुत कम ऊर्जा बनता है हमारे शरीर में, करीब 2 एटीपी, और इससे जो हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा बनती है, ठीक है, करीब 38 एटीपी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए इसका परिभाषा, अगर हमसे पूछा जाए कि अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन को कैसे परिभाषित करेंगे, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है, और यह प्रक्रिया किण्वन के समय ईस्ट में भी होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एथेनॉल की जगह लैक्टिक एसिड भी बनता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल का बनना परिस्थिति विशेष पर भी निर्भर करता है। दूसरा है वायवीय रेस्पिरेशन। तो वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में पायरुवेट अम्ल विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है, और वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में कितने ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो जब आप रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऊर्जा के रूप में 38 एटीपी ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन भी होता है, और हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्लूकोज का जो फार्मूला C6H12O6 है, उसके 6 कार्बन परमाणु जो है
कोशिका द्रव्य में पायरुवेट बनाता है, ठीक है। 3 वायु में अणु तथा ऊर्जा, और इसके बाद जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल ऊर्जा 3 कार्बन अणु, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का अभाव की वजह से इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और 2 कार्बन अणु वाला कंपाउंड्स बनाता है। या कुल मिला के हम इसे कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा से हमारे शरीर के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को आप अपने बुक में भी इससे अध्ययन कर सकते हैं डिटेल से। अब देखिए पैर में मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन का होना, अभी मैंने आपको बताया अवायवीय श्वसन के वजह से होता है। तो कभी कभी अधिक भागदौड़ या दौड़ने पर हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्त के लिए पायरुवेट अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों में दर्द या क्रैम्प होने लगता है। तो आराम करने पे या मालिश करने पे लैक्टिक अम्ल पुनः विघटित होकर एथेनॉल तथा जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पेशियों में होने वाले दर्द तथा ऐंठन खत्म हो जाते हैं और हमें आराम मिलता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे गैसों का आदान प्रदान। तो चूंकि वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनिवार्य बहुत जरूरी है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पादपों में गैसों का आदान प्रदान। तो बच्चों पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र छिद्र के द्वारा होता है, और अंतरकोशीय अवकाश जिसको लार्ज इनर सेलुलर स्पेस कहते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हो, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है कि पादपों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो बच्चों आप जवाब दोगे कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद विसरण की दिशा में पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकताओं पर भी निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया होती है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। इस समय अर्थात दिन में प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस पॉइंट पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। पेड़ पौधे का महत्व देखिए, ठीक है, क्योंकि वह दिन भर जो है हमारे वातावरण में ऑक्सीजन को क्या निकालती रहती है, ठीक है। तो जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। तो जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने तथा श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए अर्थात बाहर निकालने के लिए विभिन्न अंगों का विकास हमारे शरीर में हुआ है। जैसे स्थलीय जीवों में श्वास लेने के लिए फेफड़े का विकास हुआ है, जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़े, कुत्ते आदि फेफड़े की मदद से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वहीं जलीय जीवों में गलफड़े या क्लोम का विकास हुआ है, जिसकी मदद से वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं अर्थात श्वास लेते हैं तथा छोड़ते हैं। इस तरह बहुत सारे जीवों में जो है गैसों का लेना और गैसों को अपने शरीर से बाहर निकालना, ये प्रक्रिया जो है उसके किसी खास अंग के द्वारा होते हैं, ठीक है। इसके बाद है जलीय जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। तो बच्चों जलीय जीव सांस लेने के लिए जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके लिए जलीय जीव में गलफड़े का विकास हुआ है, अभी हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। चूँकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है, अतः जलीय जीवों को श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। और मछली जो एक जलीय जीव है अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे गलफड़े तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर में अवशोषित हो जाता है। इस तरह से मछलियां जो है सांस लेती है, ठीक है। इसके बाद स्थलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो बच्चों स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा विभिन्न स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित की जाती है, परंतु इन सभी अंगों में एक रचना समान होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है और जो ऑक्सीजन बाहुमंडल वायुमंडल के संपर्क में रहता है। इस तरह से स्थलीय जीवों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। चूँकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय
इस सतह से आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत ही पतली तथा मुलायम होती है, जिसके कारण सतह की रक्षा के उद्देश्य से अंग शरीर के अंदर अवस्थित होती है तथा इस क्षेत्र में वायु आने के लिए एक रास्ता भी होता है, और इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रियाविधि भी तैयार होती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है मनुष्य में श्वसन तथा श्वसन तंत्र से क्या समझते हैं। तो बच्चों, मनुष्य चूंकि स्थलीय जीव है अतः ये फेफड़े की सहायता से श्वास लेते हैं, और मनुष्य में श्वसन के लिए एक विकसित श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और श्वसन तंत्र कई भागों में विभक्त तथा अलग अलग विशेष कार्यों के लिए भी बना होता है। तो चलिए हम लोग इनके कार्यों को अध्ययन करते हैं। तो पहला है बच्चों नासिका या नासाद्वार, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो बच्चों, मनुष्य में वायु नासाद्वार होकर शरीर के अंदर जाती है, और नासाद्वार के ठीक अंदर महीन बाल होते हैं, और ये बाल अंदर जाने वाली वायु को निस्पंदित, कहने का मतलब फिल्टर कर देती है, जिससे वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियों में से मुक्त हो जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा म्यूकस की परत भी होती है, जो वायु को धूल तथा अशुद्धियों से रहित करने में भी सहायक होती है। इसलिए बच्चों, हमें सांस की प्रक्रिया जो है नाक के द्वारा ही लेनी चाहिए। मुंह के द्वारा कभी कभी जब आप सांस लेते हो तो उस समय जो वायु है वह पूरी तरह से निस्पंदित नहीं हो पाती है, जो हमें हार्म पहुंचाता है। ठीक है, बट हमारे नाक में, ठीक है ना, महीन महीन जो बालें होती है तथा म्यूकस की परत होती है, जिसका काम होता है वायु को धूल तथा अशुद्धियों से मुक्त करना। दूसरा जो है, उसके बाद जो हवा श्वास नली ट्रैकिया में जाएगी, तो नासाद्वार के से वायु जो है कंठ में पहुंचती है, जहां से श्वास नली द्वारा फेफड़े अर्थात फुफ्फुस में लंग्स में पहुंचती है, और श्वास नली में उपस्थित वलय भी बने होते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि वायु का मार्ग निपदित कोलैप्स नहीं हो। ठीक है ना, रिंग ऑफ कार्टिलेज बने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद फिर श्वास नली से आगे चलकर जो है वायु दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे हम श्वसनी कहते हैं। ठीक है, और श्वसनी की एक शाखाएं एक एक करके फेफड़े में जाती है। तो ये तीसरा रास्ता हो गया। इसके बाद जाएगा श्वसनिकाएं में, ठीक है ना, ब्रोंकियोल्स में। तो श्वसनी आगे जाकर पुनः कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और इस छोटी छोटी शाखाओं को श्वसनिकाएं ब्रोंकाइल्स कहा जाता है, ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। इसके बाद हवा कहाँ पहुँचेगी? कुपिका में, जिसको अल्वियोली कहते हैं। तो श्वसनिकाएं फेफड़े के अंदर पहुंचकर अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत होती है, और ये रचना जो है कुपिका अल्वियोली कहलाती है। ठीक है, कुपिकाएं नासाद्वार से आने वाली वायु को एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय हो सके, और कि कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल भी होता है। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है, और हमारा डायफ्राम जो है चपटा हो जाता है, और परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, और इस कारण वायु फेफड़े के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है, और कुपिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, इस तरह से कार्य होता है हम लोगों का मनुष्य में सांस लेने का। और श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फेफड़ा सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हुए, जिसमें ऑक्सीजन का अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड मोचन के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है, और इस तरह श्वसन का चक्र श्वसन तंत्र की मदद से पूरा होता है, और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। इस तरह से बच्चों हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो वह फिर जो है लंग्स में पहुंचती है, और वहाँ से फिर गैसों का एक्सचेंज होता है, और गैसों के एक्सचेंज होने के वजह से गैसों के एक्सचेंज होने के वजह से यह हमारी सांस लेने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं पिक्चर, इसी के माध्यम से देखिए नासाद्वार है। ठीक है, यह मुंह गुहा और दोनों का जो है कनेक्शन एक जगह पे है। ठीक है, ये हमारा कंठ है। ठीक, ये फिर आपका कार्टिलेज रिंग दिख रहा है। ठीक है, ये श्वास नली है। ठीक है, और ये हमारा श्वसनिकाएं हैं ये वाला, और ये कुपिका कोश है। ठीक है ना, और ये है डायफ्राम। ठीक है, और ये जो पार्ट है पसलियाँ हैं। ओके,
तो चलिए आज हम लोग इसको इतना ही पे रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।